हेलो एंड वेलकम टू स्टबअप एकेडमी। तो मैं हूं आदर्श तिवारी और हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम क्लास 12 मैथमेटिक्स को एनसीईआरटी से लेकर बाकी सारी रिफ्रेशर्स जो भी होती हैं आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, सबको कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हम कहां तक पहुंच चुके थे तो आप जानते हो ये चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है, उसे कॉन्सेप्ट हम समझने लगे हैं, रिलेशंस क्या होता है वो हम समझ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये सब हम समझ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी की वो हमने स्टार्ट कर दी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें पहले ही क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट्स हैं तो उनको हमने एक वीडियो में देख लिया है और ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है। तो हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली 5 क्वेश्चंस थे और जो 5th क्वेश्चन था उसके भी 5 पार्ट्स थे, तो वो एक ही क्वेश्चन में 9 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो वहां पर एक वीडियो आपका बन चुका है। अब यहां पर हम बाकी के सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो हमने रिलेशंस में क्या क्या समझ लिया था, तो हमने समझ लिया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। किसी भी रिलेशन को अगर हमें भाई रिफ्लेक्सिव बोलना तो उसका मतलब होता है कि ए कॉमा ए एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, किसी भी एक सेट पर वो बन रहा है, किन्हीं भी दो सेट्स पर वो बन रहा है, तो हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कोई सेट है 1 2 3 तो 1 1 2 2 3 3 जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो उस रिलेशन में आना चाहिए। फिर एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, अगर 1 2 आ रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 2 1 भी आना चाहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और फिर होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने बोला अगर 1,2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है आपके रिलेशन में और 2,3 आ रहा है तो भाई 1,3 भी आना चाहिए, तब जाकर रिलेशन क्या बनता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है। और अगर वो तीनों ही चीजें किसी एक रिलेशन में आ रही है, मतलब कोई एक रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अभी तक बन चुके होंगे और अगर नहीं बने हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी है इन सारी चीजों को समझने में तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट की, आप कभी भी जाकर उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और वापस आ सकते हैं इस वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोल रहा है यहां पर, तो यहां पर हमसे बोल रहा है show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is equals to A comma B where A is less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अब ये जो एक प्रश्न है आपके सामने, ये दिखने में बहुत ही सिंपल और सादा किस्म का दिखता है लेकिन ये अंदर से उतना ही शाणा किस्म का है। मतलब ये आपसे गलतियां करवा सकता है, ये आपसे गलतियां करवा सकता है। तो यहां पर ये बोल रहा है भाई R जो रिलेशन है वो R में है, मतलब कि रियल नंबर्स में, यानी जो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे वो सारे ही रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको, तो सारे रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे। तो यहां पर मैं बोलता हूं सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है इज नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यार ऐसे पेयर्स बनाओ, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ 1,1 2,2, मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ए कॉमा बी रिलेशन आर जो है वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि a मतलब कि जो पहले आने वाला नंबर है वो b स्क्वायर मतलब कि जो दूसरे आने वाले नंबर का जो स्क्वायर है उससे हमेशा छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, उससे हमेशा छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। तो अगर आपने यहां पर बोला कि आपके ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे बन रहे हैं, मतलब कि हर एलिमेंट खुद से एसोसिएट हो रहा है, तो क्या वो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो पहला वाला एलिमेंट है क्या वो दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है। तो पहली नजर में देखने में आपको लगेगा कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो सही है यार। ठीक है, अब आप बोलते हो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो 2 जो होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। यार लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, ये बात बोली गई है। तो ये तो सही दिख रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए क्योंकि हर एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड हो जाएगा। यहां पर कैसे हो जाएगा, तो भाई हर एलिमेंट में भैया आप यही बोलोगे
सिर्फ 1 ऐसा है जो अपने स्क्वायर के बराबर होता है, बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो अपने स्क्वायर से छोटे होते हैं। इन जनरल हमको देखने में यही लग रहा है ना, बट बाकी सारे जो नंबर्स अपने स्क्वायर से छोटे होते हैं, मैं बोल रहा हूं ये इंटीजर्स के लिए तो ठीक है, मतलब कि होल नंबर्स के लिए तो ठीक है बिल्कुल भी भाई, साइन माइन भी छोड़ो, ठीक है, होल नंबर के लिए तो सही है। लेकिन अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर्स की, तो आप जानते हो कि 1/2 1/2 भी यहां पर आना चाहिए भाई। रियल नंबर तो 1/2 भी होता है, 1/3 भी होता है, 1/4 भी होता है। ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं, जो कि पॉइंट्स में आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, ये भी इस रूल को फॉलो करना चाहिए। कौन से रूल को? इसको भाई, कि भाई पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। बट यहां पर आप देखोगे 1,2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1/4, और 1/2 जो है वो ग्रेटर देन 1/4 है। मतलब कि जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर से बड़ा है, यानी ना तो वो उसके इक्वल है, ना ही वो उससे छोटा है। यहां पर जो भाई हमें साफ साफ दिख रहा था कि हर एक नंबर के लिए तो फॉलो होता हुआ दिख रहा था, वो जैसे ही आप रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ने गए और उस पे आपने फ्रैक्शंस वाले पॉइंट पर पहुंच गए, वहां पर आपको दिख गया नहीं यार, यही तो अपनी ट्रिक थी ये। इसलिए तो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये बोल रहे थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा होता तो बहुत सारे लोगों में, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको रिफ्लेक्सिव बोल देते, क्योंकि हम सोच कहां तक पाते, बस ये सोचते कि यार 1 1 2 2 3 थी, सबके लिए तो फॉलो हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू होगा अपने स्क्वायर से कोई भी नंबर, ठीक है। बट यहां पर जैसे ही हम रेशनल नंबर्स पे गए, मतलब कि हम फ्रैक्शंस पर गए, तो वहां पर दिख गया साफ साफ कि 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 होता है, और 1/4 जो पहला वाला नंबर है उससे छोटा हो जाता है। मतलब कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर से बड़ा हो गया, यहां पर चाहिए लेस देन इक्वल टू। तो आपने बोला therefore 1/2 1/2 does not belongs to R, hence it is not reflexive। क्योंकि 1/2 1/2 भाई हर एक नंबर को एसोसिएट होना चाहिए था खुद से। रियल नंबर्स में तो 1/2 भी आता है, 1/2 को भी 1/2 से एसोसिएट होना चाहिए था इसी रिलेशन से, बट वो नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या बोला, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो पहला वाला केस तो आपने कर लिया, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको अच्छे से लिखो, अच्छे से समझो, अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन पर पूछो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या होगा भाई? अब यहीं पर देखो, सिमेट्रिक भी नहीं है ये बताना है, ठीक है। सिमेट्रिक तो वैसे भी नहीं यार, सिमेट्रिक मतलब कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है r को, तो दिस शुड इंप्लाई दैट b, a जो है वो भी r को बिलोंग करेगा। एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करना चाहिए r को। बट यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं बोलता हूं 1, 2 बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब है 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या? बिल्कुल होता है। बट क्या इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर 2, 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा r को? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर नहीं होगा। भाई पहला नंबर यहां पर 2 है और दूसरा नंबर है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। तो मतलब कि अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है r को, तो 2, 1 नहीं कर रहा है r को बिलोंग, और 1, 2 तो कर रहा है। हाँ भैया, यहां पर तो ये जो रूल है अपना a, b, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, वो फॉलो हो रहा है। तो 1, 2 बिलोंग करेगा, बट 2, 1 बिलोंग नहीं करेगा। तो आप बोलोगे एज 1, 2 बिलोंग्स टू r, बट इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं था, आपने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक नहीं है, आपने प्रूव कर दिया। अब आते हैं किस पे? ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब कि ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि मैं बोलता हूं अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर a, b है वो बिलोंग करता है r को, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर b, c है वो भी बिलोंग करता है r को। दो ऑर्डर्ड पेयर कर रहे हैं, a, b और b, c। हमें देखना क्या होता है कि इसमें, इस ऑर्डर्ड पेयर में आने वाला जो दूसरा नंबर है, क्या वो किसी ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर बन के आ रहा है क्या? आपने बोला बिल्कुल आ रहा है। कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है b। तो अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर मिल गए
तो आप बोलोगे कि भाई फिर तो आपको A, C को भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा नंबर, ठीक है, इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको बिलोंग करना चाहिए, मतलब दिस शुड इंप्लाई दैट A, C बिलोंग्स टू R। बट यहां पर एक बात ये होती है कि अगर बस एक ही नंबर, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है A, B और ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा जहां पर शुरुआत दूसरे वाले नंबर से हो, B से हो रही हो, तो फिर आप तीसरी कंडीशन को चेक करने नहीं जाओगे, आप सीधे बोल लोगे कि हां ये ट्रांजिटिव है। लेकिन किंतु परंतु अगर ये दो आ रहे हैं तो तीसरा वाला भैया चेक करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर थोड़े से सोचने होंगे जो यहां पर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है A should be less than equals to B square and B should be less than equals to C square। A B square से कम है और B जो है वो C square से कम है, और A जो है वो less than equals to C square भी होना चाहिए। अब मैं आपको नंबर्स बताता हूं कुछ ऐसे, क्योंकि रियल नंबर है तो अगर ये नॉर्मल होता ना भाई अपना होल नंबर वाला केस तो ये प्रूव हो जाता, ठीक है। बट अगर आप यहां पर बोलोगे रियल नंबर्स हैं और आप यहां पर बोलते हो एक है आपका 3,2 और दूसरा है 2,1.5, तो आप यहां पर बोलोगे 3 जो है लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है भैया, 3 जो है लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर होता है, हाँ होता है। दूसरा देखो भाई 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर होगा क्या, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। 2 1.5 के स्क्वायर 2.25 से छोटा है, तो यानी कि आप बोलोगे कि हाँ इस रिलेशन में 3,2 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर को। क्या इस रिलेशन में 2,1.5 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर को। अब यहां पर जो सेकंड वाला है वो यहां पर फर्स्ट बनकर आ चुका है, यानी ये दोनों कंडीशंस हमें मिल चुकी हैं, और अगर दोनों कंडीशंस मिल चुकी हैं तो तीसरी कंडीशन को आप चेक करना जरूरी हो जाता है। तो तीसरी कंडीशन को चेक करोगे, मतलब 3 और 1.5 जो है क्या वो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं यहां पर, तो आप बोलते हो 3,1.5 को चेक करते हैं। 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर होगा क्या, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2.25 नहीं होगा भाई, 2.25 से तो बड़ा हो गया 3, तो आप बोलोगे एज 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या बोला, एस 3,2 बिलोंग्स टू R, 2,1.5 बिलोंग्स टू R, तो भैया 3,1.5 को भी बिलोंग करना चाहिए था, बट 3,1.5 बिलोंग नहीं कर रहा है R को, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये जो इजी सा सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन था वो एक्चुअल में काफी ट्रिकी हो सकता है अगर आप इस रियल नंबर पर ध्यान ना दो। क्लियर है बात, चलें आगे। कोई भी डाउट हो, इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी कोई भी डाउट हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन पर हमेशा आपका वेलकम है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो ना पर्सनली, हम उस पर भी बात कर सकते हैं, चटियाएंगे बढ़िया बैठ के एकदम से, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। अब सेट दे दिया गया भैया, आपको बताया नहीं गया रियल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट नहीं, यही सेट है, इसी पर रिलेशन दिया गया है, ठीक है। और रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन आर में आ रहे हैं दो नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में A, B, जहां पर B जो है वो A+1 के बराबर है। तो इतना छोटा सा तो सेट है, बना लेते हैं रिलेशन, पूरा रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, A, B, जहां पर B जो है वो A+1 के बराबर है, तो आप बोल सकते हो उसको 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। A, B मतलब 1, 2, 2 जो होगा वो 1+1 के बराबर होना चाहिए, हाँ हो रहा है। 3 जो है वो 2+1 के बराबर होना चाहिए, हाँ हो रहा है। मतलब अपने पहले वाले नंबर से एक ज्यादा का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर बोल रहा है भाई क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये चेक करके बताया जाए। तो आप सबसे पहले बोलते हो रिफ्लेक्सिव के लिए यहां पर ना तो 1, 1 आ रहा है, ना तो 2, 2 आ रहा है, कुछ भी बिलोंग नहीं करता R को। 1 2 3 4 5 6 थे भाई, हर एलिमेंट को 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 हर एक एलिमेंट को अपने खुद से एसोसिएट होना चाहिए था अगर उसको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना था। बट यहां पर वो खुद से एसोसिएट नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है।
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर आर इज सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आर अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक होगा क्या, यार 1,2 आ रहा है, 2,1 भी आना चाहिए था, बट 2 जो है वो भाई 1+1 तो होता है, लेकिन 1 जो वो 2+1 नहीं होता है, तो आप बोलोगे एज 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 2,1 नहीं आता। 2,1 क्यों नहीं आ पाएगा भैया, क्योंकि दूसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर से एक ज्यादा होना था, बट दूसरा वाला नंबर यहां पर पहले वाले से एक कम हो रहा है, तो वो रिलेशन में नहीं आ पाएगा। तो आप बोलोगे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो भाई, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, 1,2 यहां पर आ रहा है, 1,2 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है 2,3, ठीक है। यहां पर सेकेंड नंबर 2 है, यहां पर पहला नंबर 2 है, मतलब कि अपन ने जो दो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई हैं। ये जहां पर खत्म हो रहा है, कोई दूसरा ऑर्डर पेयर वहां पर हमें मिल रहा है जहां से वो चालू हो रहा है। तो भाई अगर यहां पर 2 2 मैच कर गया तो 1,3 का एक यहां पर आपको ऑर्डर पेयर चाहिए था, बट वो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, एज, बाकी और में भी सेम कंडीशन लगा सकते हो आप, लेकिन हाँ सबसे पहली जो है उसको लिखो और काम खत्म है। एक में भी आपने प्रूव कर दिया कि 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, बिलोंग्स टू आर, बट जो चाहिए था हमें 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, कुछ भी नहीं है ये। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था ये, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव है ये बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव है ये भी बोल रहे हैं, बट सिमेट्रिक नहीं है ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब आर आर में है भाई सारे रियल नंबर्स, और ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो अगर इसको क्या होना है रिफ्लेक्सिव, तो ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। करता है क्या, आप बोल सकते हो क्या, ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, क्या कोई नंबर खुद से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, तो बराबर वाला तो केस हो सकता है भाई। यहां पर दोनों ही कंडीशन है ना, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। या तो ए लेस देन ए हो, वो तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी खुद से छोटा नहीं हो सकता, या तो वो क्या हो, ए लेस देन इक्वल टू ए हो, ठीक है, मतलब या तो इक्वल टू ए हो, तो कोई भी नंबर खुद से तो इक्वल होता है। अब अगर खुद से इक्वल हो गया तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। बात क्लियर है, तो आपने क्या बोला, ए लेस देन इक्वल टू ए इज true, therefore the relation is reflexive। रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है। अब सिमेट्रिक का चेक करें, मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन दिस शुड इंप्लाई दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ये होना चाहिए कि अगर a कॉमा b आ रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप बोलते हो a इज लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है, तो अगर a जो है वो छोटा है या b के बराबर है, तो भाई यहां पर b जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू a नहीं होगा ना हर केस में। इट डज नॉट इंप्लाई करेगा, इंप्लाई नहीं करेगा। जैसे मैं बोलता हूं 1,2, तो a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, सॉरी 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ये सही है, स्टेटमेंट ट्रू है, लेस देन वाला फॉलो हो रहा है, इक्वल वाला ना भी हो, लेकिन ये पेयर जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा उसमें। बट आप बोलोगे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप बोलोगे भाई 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 में कोई भी कंडीशन हो, चाहे 2 इक्वल्स टू 1 हो, चाहे 2 लेस देन 1 हो, दोनों ही चीजें यहां पर फॉलो नहीं हो रही है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है भाई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव अब निकाल कर देखना ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो फॉर ट्रांजिटिव क्या क्या चीजें होनी चाहिए,
तो ए शुड बी, यानी ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, तो दिस शुड इंप्लाई दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे अगर ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, देन भैया ए लेस देन इक्वल टू सी होगा ही होगा। हर केस में अगर ए जो है वो बी से छोटा है या उसके बराबर है, बी जो है वो सी से छोटा है या उसके बराबर है, तो ए तो ऑब्वियसली सी के बराबर हो सकता है एट मैक्स, उसकी मैक्सिमम वैल्यू सी जितनी हो सकती है अगर वो बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो। बट अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए जो है वो सी से छोटा होगा। तो हाँ, या तो ए जो होगा वो सी के बराबर हो सकता है या फिर वो उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो आपने क्या बोला, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो हाँ भाई, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको? चलो, तो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अब ये मैं नहीं करवाने वाला। अब आप लोग क्यों नहीं करवाने वाले सर? भैया इसलिए नहीं करवाने वाला क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया तो है ना आपको, करवाया मैंने। कौन सा वाला? ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला, इसी वीडियो में करवाया हुआ है। देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन था। वैसे इस वाले को भी करना है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, कौन से नंबर्स को हमको यहाँ पर यूज करना है। रियल नंबर्स की बात करना है, डेसिमल वाले नंबर्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि रिफ्लेक्सिव, मतलब करवा देता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता ही देता हूं जल्दी जल्दी, बाकी आप लोग खुद भी एक बार ट्राई करना, बनता है कि नहीं बताना मुझसे। मैं यहां पर बोलता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए भैया एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए। यानी मैं बोलता हूं अगर 1/2, 1/2 इसमें आएगा तो 1/2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब। इस वाली चीज को इसको फॉलो करना है भैया, इस वाले रूल को फॉलो करना है कि जो एलिमेंट खुद से अगर एसोसिएटेड है तो a शुड बी लेस देन और इक्वल टू a क्यूब, 1/2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्यूब। बट जब आप देखोगे 1/2 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 1/8। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8। भैया ये वाला नंबर जो है वो 1/2 के क्यूब से तो बड़ा है, तो मतलब कि ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। यानी आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो पहले लिखा हुआ नंबर है ए वो दूसरे नंबर बी के क्यूब से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पर पहले लिखा हुआ नंबर है 1/2 और दूसरा भी 1/2 है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो यही देखते हैं हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएट होना चाहिए, पहला दूसरा समान होना चाहिए। लेकिन 1/2 का जब क्यूब निकाला तो 1/8 आया, तो पहले लिखा हुआ जो एलिमेंट है वो तो दूसरे लिखे हुए एलिमेंट से बड़ा हो गया ना भाई। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा एक्चुअल नंबर उतना बड़ा होगा, तो रिफ्लेक्सिव या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिक के लिए आप बोलेंगे कि भाई अगर a, b आ रहा है तो b, a भी आना चाहिए। ठीक है, मान लो यहां पर मैं बोलता हूं 2, 3 आ रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, सही है। ठीक है, तो 3, 2 आएगा क्या? तो आप बोलोगे भाई ये तो आ जाएगा, 3, 2 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने बोला 2, 3 आ रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, 3, 2 आ रहा है क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक है, 3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8। ये दोनों तो आ गए। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर बोलता हूं कि भाई आपके पास जो नंबर आ रहे हैं, मान लो यहां पर कि एक नंबर आपका जो पहला वाला है वो मैं बोलता हूं 1 है, ठीक है, और दूसरा वाला है 2। नॉर्मली एक नंबर 1 और 2 मान लो, तो 1, 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ये सही है, तो ये वाला तो आएगा। अब इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर 2, 1 भी आना चाहिए। बट यहां पर 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब होगा क्या? नहीं होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, हर रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं आ पाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 तो आएगा, 1, 2 आएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, वो उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन 2, 1 नहीं आ पाएगा, तो यहां पर ये सिमेट्रिक भी नहीं आएगा। तो आप बोलोगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए यहां पर हमें क्या प्रूव करना है भाई, कि अगर a, b आ रहा है
एंड बी कॉमा सी आ रहा है, बिलोंग करते हैं भैया आर को, तो ए कॉमा सी को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ए कॉमा बी आ रहा है और इसका जो सेकंड आने वाला जो अपना एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, उससे स्टार्टिंग हो रही किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर की, बी कॉमा सी आ रहा है, तो ए कॉमा सी इसका फर्स्ट और इसके लास्ट को भी आना चाहिए। तो यहां पर एक पेयर बनाता हूं मैं, वैसे आप और भी पेयर्स के सोच लेना कौन कौन से और आ सकते हैं। एक पेयर में बनाता हूं, यहां पर मैं बोलता हूं 10,4 एंड 4,2। तो देखते हैं ये दोनों आएंगे क्या यहां पर, तो आप बोलोगे बिल्कुल आएंगे भाई। 10 इज लेस देन और इक्वल टू 4 क्यूब, 4 क्यूब 64 होता है और 10 जो होगा वो 4 क्यूब से छोटा होगा, तो 10,4 का पेयर तो आएगा इसमें। अब अगर मैं 4,2 की बात करता हूं तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, यह आएगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल आएगा भाई। 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 होगा, हाँ होगा, लेस देन 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर आपने देखा 10,4 है, ये 4 पे खत्म हो रहा है, ये 4 से शुरू हो रहा है, तो अब यहां पर 10,2 को आना चाहिए, लेकिन ये लाल अक्षरों से लिखा हुआ खतरे की घंटी है, क्या 10,2 यहां पर आएगा, तो आप बोलोगे भाई 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या सिर्फ सीधे बोल दो ग्रेटर देन 2 का क्यूब। 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो भाई 10 इज ग्रेटर देन 8। तो यहां पर साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब 10,4 बिलोंग करता है, 4,2 बिलोंग करता है, लेकिन 10,2 बिलोंग नहीं करता, तो आप क्या बोलोगे आप, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वैसे तो मैं खुद आपसे करवाने वाला था, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है करके देख लेते हैं यार। ठीक है, तो समझ में आया ना, तो ये ट्रांजिटिव होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना ही, अरे यार यहां पर रिफ्लेक्सिव क्यों लिखेंगे, ये ट्रांजिटिव है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो क्लियर ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2,1। 1,2 आ रहा है और 2,1 आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर तो आ गया भाई, सिमेट्रिक तो हो जाएगा। ठीक है, इस सिमेट्रिक लो आगे लिखा ही हुआ है, हमें दिखाना ही है कि ये सिमेट्रिक है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो साफ दिख रहा है यार, ये क्वेश्चन करने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आप बोलोगे एज 1,1, अच्छे से लिख लो यार, एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 बिलोंग नहीं करता है आर को, क्यों नहीं करता है, आपको दिख रहा साफ साफ रिलेशन क्या है, इसलिए नहीं करता है। ठीक है, दिया हुआ 1,2 और 2,1, 1,1 नहीं है उसमें, हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड नहीं है इसमें, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देन आप बोलोगे एज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है और उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी यहां पर बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे भैया सिमेट्रिक तो बन गया, एक ही था उसका भी रिवर्स है, तो आपने क्या बोला, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आप बात करते हो एज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। भैया यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर 2 पर खत्म हो रहा है और एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जो 2 से शुरू हो रहा है, तो मतलब कि इसका पहला और इसके लास्ट वाले को भी एक पेयर बनाना चाहिए था, बट यहां पर क्या हो गया, इसका पहला और लास्ट वाला तो 1,1 ही है और वो तो नहीं करता ना बिलोंग आर को, तो आप क्या बोलोगे, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर। चलो, तो आपको जो प्रूव करना था आपने कर दिया कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक बस है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा था, बोला शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स, वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये तो काफी आसान है यार, काफी आसान है, एक बार क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन चलो ठीक है मैं बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव के लिए आपने बोला
A कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। A कॉमा ए मतलब कि यहां पर x कॉमा वाई अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका मतलब हो रहा है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दो बुक्स हैं उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो क्या A कॉमा ए मतलब क्या हुआ, A एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बट यहां पर बात ऐसी है कि ए तो सेम ही बुक है ना, तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ भैया ये तो बिलोंग करेगा, हर एक बुक में खुद के जितने पेजेस तो होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आती है बात सिमेट्रिक की। मान लो अगर मैं बोलता हूं कि दो बुक है और मैं बोलता हूं ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या बी और ए में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? क्यों बेटा गौरव? अगर मैंने बोला ए एक बुक है और एक बुक बी है, ए में जितने पेजेस हैं उतने ही बी में भी, तो क्या जितने पेजेस बी में होंगे उतने ही ए में होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस, सबको पता ही है। जैसे मैं बोलता हूं मान लो पवन और गौरव का वजन एक समान है, तो क्या गौरव और पवन का वजन एक समान होगा? होगा। तो हाँ बोला भैया आपने, क्या अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, तो भाई बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, एंड बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, इक्विवेलेंस कराना है हमको, तो हमको चाहिए कि ट्रांजिटिव भी हो, और ट्रांजिटिव तो है ये। क्यों है ट्रांजिटिव भाई? आप ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हो? तो ट्रांजिटिव के लिए बोलते हो कि अगर ए कॉमा बी आता है एंड बी कॉमा सी आता है आर में, तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए। मतलब कि क्या बोला आपने भैया, ए के पास बी जितनी बुक हो और बी के पास सी जितनी बुक हो, तो क्या ए और सी इक्वल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे भाई। तो आपने क्या बोला, बुक नहीं हो पेजेस हो, तो आपने क्या बोल दिया कि हाँ अगर एक ऐसी बुक है जिसके पास बी जितने ही पेजेस हैं और बी एक ऐसी बुक है जिसके पास ए सी जितने ही पेजेस हैं, तो ए के पास भी उतने पेज होंगे जितने सी के पास होंगे, ठीक है, बात सेम है यहां पर। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। इन टोटल भाई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहां पर, बहुत आराम से चलते हैं अपन आगे। चलो बहुत बढ़िया। अब अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर in the set A is equals to 1 2 3 4 5 given by R is equals to A comma B, A minus B is even is an equivalence relation, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या बोल रहा है भाई, सेट ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 और R जो रिलेशन है वो 1 2 3 4 5 में ही है। अब बोल रहा है A minus B is even, A minus B कैसा है, मॉड ऑफ A minus B जो होगा वो कैसा होगा, इवन होगा, ठीक है। तो यहां पर भाई एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है, मॉड्यूलस निकालेगा, A minus B को कैसा बोल रहा है, इवन बोल रहा है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। जो भी ऑर्डर्ड पेयर यहां पर पॉसिबल हैं सारे बनाओ, और वो बोल रहा है कि देखो कि क्या भैया ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि दो और सेट्स दिया है यहां पर हमें, एक सेट दिया हुआ 1 3 5, एक सेट दिया है 2 4। तो यहां पर ये बोल रहा है कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे, मतलब कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यही बोल रहा है। और 2 4 के भी सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो जाएंगे इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए। बट यहां पर बोल रहा है नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 4 से रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो ये काफी लंबा सा क्वेश्चन है, एक बार आप समझोगे इसको तो आपको देखेगा कि नहीं भाई बहुत ही आसान था ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो देखो A माइनस बी इज इवन, R को रिफ्लेक्सिव हमें प्रूव करना है सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोलोगे, A कॉमा A बिलोंग्स टू R। इसका मतलब मॉड ऑफ A माइनस A जो है वो इवन होना चाहिए,
मॉड ऑफ ए माइनस ए कितना हो जाएगा 0। 0 एक इवन नंबर है तो आप बोलोगे हाँ भैया 2 इंटू 0 0 होता है, तो आप बोलोगे ये क्या है, इवन है। बी कोमा बी भी बिलोंग करेगा आर को, तो वो भी इवन है भाई, बी माइनस बी भी 0 होगा। सी कोमा सी बिलोंग करेगा आर को, वो भी इवन है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। इसका मतलब भाई ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि मॉड ऑफ ए माइनस बी कैसा हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, तो आप बोलोगे कि भाई ये कैसा होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई मॉड ऑफ ए माइनस बी को आप बोल सकते हो 2 इंटू समथिंग, मैं 2k बोल देता हूं, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा होगा। सॉरी, इससे पहले मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया। 2 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब कि 2 में अगर किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे ये नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको इवन बोला। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूं जैसे 16 जो है ये एक इवन नंबर है, तो मैं जानता हूं कि 2 इंटू 8 करूंगा तो 16 आ जाएगा। 2 में किसी चीज का मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर मिलेगा मुझे जो कि 2 से डिवाइड होता है। तो ऐसे ही मैंने बोला a माइनस बी जो है वो किसके 2 के इक्वल आ रहा है। और अगर मैं बात करूं कि b कॉमा ए बिलोंग करता है कि नहीं आर को, तो b कॉमा ए का मतलब होता है मॉड ऑफ b माइनस ए, जो कि मॉड ऑफ a माइनस बी के इक्वल होगा। दोनों ही 2 के होंगे भाई। अब मॉड के अंदर 2 माइनस 3 बोलो या 3 माइनस 2 बोलो, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, एक ही आंसर आना है, सेम आंसर आना है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ बी माइनस ए माइनस बी के इक्वल होगा, दोनों 2 के इक्वल होंगे, यानी दोनों कैसे होंगे, इवन होंगे। तो आप बोलोगे यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, यस इट इज सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो। अब हम देखने चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और b कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो आपने बोला a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाई ये करेगा कि a कॉमा सी को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं भाई होगा कि नहीं। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब a माइनस बी क्या है, एक इवन है, तो a माइनस बी को मैंने 2k बोल दिया। ठीक है, तो अगर मैं a माइनस बी को लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2k, मतलब मॉड से मैंने हटाया ना वहां से, तो यहां पर प्लस माइनस हो गया। दोनों प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2k। सिमिलरली अगर मैं b माइनस सी की बात करूं, b माइनस सी भी r को बिलोंग कर रहा है, तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में उसको लिख सकता हूं, तो उसको मैं लिखता हूं 2p। कोई भी एक नंबर ले लो भाई, 2p 2k तो हमने k तो पहले ले लिया था, तो p ले लेता हूं मैं, तो वो 2p हो गया। तो मॉड हटाओगे यहां से तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p। ठीक है, अब दोनों को मैं ऐड करके लिखता हूं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और अंदर आ जाएगा p प्लस k। क्या किया, इक्वेशन 1 इसको बोला, इक्वेशन 2 इसको बोला, और दोनों को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड हो गए और राइट हैंड साइड वाले ऐड हो गए। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, माइनस बी और प्लस बी कैंसल आउट, बचे कितना, a माइनस सी, और वो क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2 इंटू पी प्लस के को मैं कोई दूसरा कांस्टेंट बोल देता हूं। p प्लस के भी तो एक कांस्टेंट ही आ रहा, तो उसको मैं q बोल देता हूं, तो 2q। तो कितना आ गया भाई ये, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ a माइनस सी 2q के इक्वल आ रहा है। यानी कि आपने ये बोल दिया कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस सी भी एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो भाई हर ही केस में इवन नंबर आ रहा था, हमने बोल दिया हाँ रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। हर केस में पॉसिबल है कि भाई मतलब इवन नंबर ही आएगा। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इसको देख लो अच्छे से एक बार। इसके बाद क्या बोल रहा है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से मैं इरेज कर रहा हूं, आप देखें। अब क्या बोल रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहां पर एक सेट है, उसका नाम ए दे दो। ये कोई और तो नहीं था, नहीं था, ये था वो, तो उसको बी दे दो आप।
अब बी जो सेट है यहां पर ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई बी के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि भाई खुद से रिलेटेड की बात कर रहा है, मतलब कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो एक इवन नंबर आना चाहिए। मतलब 1 1 3 3 और 5 5 खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 - 1 भी 0 है, 1 3 - 3 भी 0 है, 5 - 5 भी 0 है, ये तो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ नहीं बोल रहा है, इटसेल्फ की बात नहीं है। क्या बोला, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इटसेल्फ नहीं, ईच अदर मतलब कि इस सेट में आने वाले सारे एलिमेंट से वो रिलेटेड हैं। यानी कि भाई 1 जो है वो 3 से भी है, 3 जो है वो 5 से भी, 5 जो है वो 1 से भी, 3 जो है वो 1 से भी है, ऐसा सबका मिलेगा। ठीक है, यानी आपको ये बोलना है 1 जो है वो 3 से भी रिलेटेड होगा। तो आप देख सकते हो कि 1 3 अगर मैं बोलूंगा तो मॉड ऑफ 1 - 3 आएगा कितना, 2। 1 - 3 -2 होगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। मैं 3 और 5 को बोलता हूं तो मॉड ऑफ 3 - 5 कितना आएगा, 2। मॉड ऑफ 1 - 5 कितना आएगा, 4। ये हर नंबर जो है एक इवन आएगा, एक इवन नंबर आएगा। और आप यहां पर देखकर बता सकते हो कि भाई तीनों ऑड नंबर हैं। कभी भी अगर किन्हीं का डिफरेंस, किन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है तो या तो वो दोनों नंबर ऑड होंगे या तो वो दोनों नंबर इवन होंगे। इवन से इवन को माइनस करोगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड से ऑड को माइनस करोगे तो आंसर इवन आएगा। लेकिन अगर आप ऑड और इवन का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो सारे ऑड नंबर्स हैं तो सारे एक दूसरे से ईच अदर से रिलेटेड होंगे। 3 और 1 होंगे, 1 और 5 होंगे, 3 और 5 होंगे, सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं, इनका डिफरेंस हमेशा एक इवन नंबर आएगा। सिमिलरली यहां पर बोल रहा है 2,4 जो है, एक और सेट है सी में बोल देता हूं 2,4, उसके भी सारे नंबर कैसे हैं, इवन है। तो आपको मालूम है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से कर लो, ये हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। भैया इवन और इवन को सब्ट्रैक्ट करो या ऑड और ऑड को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर हमेशा इवन आएगा। लेकिन 135 जो है वो 2,4 से रिलेटेड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 135 में सारे ऑड नंबर्स हैं, 2,4 में सारे इवन नंबर्स हैं। तो आपने क्या बोला कि ऑड और इवन का जब सब्ट्रैक्शन करोगे, देख लो 1 - 2 1 आएगा, 3 - 4 1 आएगा, 5 - 2 3 आएगा। यहां पर एक भी नंबर इवन नहीं आ रहा, सब ऑड हैं। तो भाई ये सेट और ये सेट ये कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो पाएंगे इस रिलेशन के उस पे टर्म्स में। मतलब इनका जो डिफरेंस है, उसका जो मॉड है वो कभी भी इवन नहीं आएगा, क्योंकि ऑड और इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर ऑड ही आएगा। तो यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमने कर दिया। क्लियर है? ऐसे ही लिखकर दिखाना होगा आपको, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा था? 9 बोला शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, 0 से 12 तक के सारे नंबर है x, ठीक है। तो सबसे पहले तो a जो है वो क्या है लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा a सेट हो गया, ठीक है। 0 से लेकर 12 तक सारे नंबर। अब आगे क्या बोल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। पहले तो भैया a क्या है वो तो लिस्ट कर ले अपन। r क्या है, a, b सच दैट मॉड ऑफ a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड ऑफ a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अरे यार ये मैं नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा बताओ? ये क्यों नहीं कर रहा मैं? क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अपना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है वो। a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 2 वहां पर किया था हमने। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 2 ही तो हुआ ना। वहां पर मल्टीपल ऑफ 2 किया था, यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 की बात करना है। तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई कि a, b जो होगा वो कैसा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये बताना है आपको। a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां पर कौन कौन से रिलेशन, कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं जहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, a - b जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले तो ये भी, अब भाई देखो, अगर किसी भी केस में मैं बोलता हूं a, बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब है मॉड ऑफ a - a जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 ये सारे नंबर अप टू 12, 12 सब कुछ आएंगे उस रिलेशन के अंदर, ठीक है। इतने सारे नंबर लिस्ट करने तो जाओगे नहीं आप,
मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, जैसे कि इससे पहले वाला किया था अपन ने वही करना है इसमें भी, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अगर मैं बोलता हूं a कॉमा बी बिलोंग करता है R को, तो मॉड ऑफ a माइनस बी को आप बोल दोगे 4k। सिमिलरली मॉड ऑफ b माइनस ए बी क्या हो जाएगा 4k, दोनों इक्वल होंगे भाई। 2 माइनस 3 का मॉड बोलो या 3 माइनस 2 का मॉड बोलो, दोनों 1 आएंगे, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दोनों 4k हो गया, मतलब कि अगर a कोमा बी R को बिलोंग कर रहा है तो b कोमा ए भी R को बिलोंग कर रहा है, वो भी मल्टीपल है 4 का। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। कर ही देता हूं यार, मैं सोच रहा था आप लोग कर लोगे लेकिन कर नहीं रहे हो, मेरे को ही करवा रहे हो सब, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए वही चीज, क्या बोलोगे, a माइनस बी जो है वो प्लस माइनस 4k है, b माइनस सी जो है वो प्लस माइनस 4p है, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो a माइनस सी जो है वो प्लस माइनस 4p प्लस k हो जाएगा। मतलब a माइनस सी का जो मॉड है उसको आप 4q बोल सकते हो, वो भी क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल। अगर यहां पर ऐसी बात होती ना, अगर a कॉमा बी आ रहा है और b कॉमा सी भी आ रहा है, ये चीज हम पहले ही लेकर चलते हैं कि भाई a कॉमा बी आ रहा है और b कॉमा सी भी आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर a कॉमा सी को आना जरूरी होता है। यहां पर बोला अगर a कॉमा बी आ रहा है मतलब कि a माइनस बी जो होगा 4 से डिविजिबल होगा, अगर b कॉमा सी आ रहा है मतलब कि जो b माइनस सी होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ये दोनों आ रहे हैं तो उसके बाद हमें प्रूव करना होता है कि a माइनस सी जो होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा, और वो हो गया, ठीक है। तो ये भैया पहला वाला हो गया आपका, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद अच्छा दूसरा क्या बोला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अच्छा 1 इन ईच केस भी बोल रहा है, ये भी देखते हैं भाई कि अब 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होंगे, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालना है जिसमें एक एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। तो एक तो भाई 1,1 बनेगा। 1,1 क्यों, 1 माइनस 1 डिविजिबल होता है 4 से। अब और कौन सा बनेगा 1 के साथ जिनका डिफरेंस 1 माइनस 5, मॉड ऑफ 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, डिविजिबल है 4 से, ठीक है। 1 और 6 का डिफरेंस तो नहीं होगा, 1 और 8 का डिफरेंस है, 1 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा। 1,9 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 8, लेकिन मॉड लोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, एक तो 9 आ रहा है। 1 माइनस 12 11 हो जाएगा, 1 माइनस 13 होता तो वो भी हो जाता 13 तक, लेकिन ये है नहीं, तो 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से, 1,1 1,5 1,9। सेट बोला था, सेट है तो फिर भाई करली ब्रैकेट लगाई दो, ये सेट हो गया पहले केस के लिए। पहले केस के लिए 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स का सेट हो गया ये 1,1 1,5 1,9, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलो अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला हो गया खत्म, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, तो दूसरा वाला बोल रहा है भाई R क्या है, तो ये है a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल्स टू b। तो R है a कॉमा बी, जहां पर a जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अबे इक्विवेलेंस है ना यार, इसमें क्या बताने की जरूरत है आपको। अब आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा a को आना चाहिए उसमें, यानी कि a को खुद के इक्वल होना चाहिए। तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव को चेक कर लो भाई, पहले करने की क्या जरूरत है, a कॉमा a बिलोंग्स टू R है क्या, आप बोलोगे हाँ भैया a के इक्वल होता है। इस ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर इस रिलेशन में आ रहा है तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, इस डेफिनेशन को। a कॉमा b आ रहा है तो a और b इक्वल होंगे, दोनों भाई जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। a कॉमा a तो a के इक्वल होगा ना, कोई भी एलिमेंट खुद से इक्वल होगा, तो हाँ भैया ये ट्रू है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आप बात करते हो सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में आप ये बोलोगे भाई कि अगर a कॉमा b आ रहा है, a कॉमा b आ रहा है, मतलब कि a जो है वो b के इक्वल है, तो भाई b भी तो a के इक्वल हो जाएगा, मतलब b कॉमा a भी r को बिलोंग करेगा। a कॉमा b आ रहा तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आ रहा, मतलब ये सिमेट्रिक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो भाई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है कि नहीं देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अरे होगा ना यार, ट्रांजिटिव करवाऊं, चलो करवा देता हूं। आपने बोला
ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी आ रहा है, बी कॉमा सी आ रहा है, तो ए कॉमा सी को आना चाहिए। ए भाई बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ए सी के इक्वल होगा, तो भैया इट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपने कर दिया इसको खत्म। अब प्रश्न ये उठता है कि वन से रिलेटेड इस केस में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो भाई इस केस में तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल है ना, तो वन किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो किसके इक्वल, इसका कौन सा सेट बनेगा, तो सिर्फ ये सेट, सी सेट बोल दो इसको, वन का। कौन इससे रिलेटेड होगा, सिर्फ वन रिलेटेड होगा, 1,1 ही एक आपका रिलेशन बनेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, क्लियर करें इसको, आसान था क्वेश्चन बहुत। चलो ओहो, प्रश्न नंबर 10 के फिर से 5 पार्ट हैं, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब खैर इजी तो कर ही दिया ये चैप्टर आपको, तो इसमें मेहनत करो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो भैया रिलेशन, हम सबसे पहले तो एक सेट लेते हैं जिससे हम यहां पर बात करने वाले हैं सारे रिलेशंस की। ए है मेरा सेट 1, 2, 3, और अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है ना यूनिवर्सल रिलेशन होता है, मतलब कि बाकी जो भी रिलेशन निकलेंगे वो इसके सबसेट होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे यहां पर दिख जाए, इसके सारे जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले वो दिख जाए, तो भाई आप आसानी से बना सकते हो फिर रिलेशन, जैसा भी वो बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, ट्रांजिटिव बनाना है, कुछ भी बनाना, बना लोगे कि नहीं, बना लोगे ना। स्कोर क्या हुआ है ओहो, चलो तो अब क्या है, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ये बन गया अपना रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको और तरीके से लिखना है तो भाई 1, 1, 2, 2, 3, 3 को एक तरफ लिख लो, फिर 2, 1, 1, 2 ऐसा करके भी लिख सकते हो, जैसा लिखना है लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है, सिमेट्रिक होगा बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। ओहो ठीक है, सिमेट्रिक बनाना है बस, बना लो। 1,2 आ रहा है, 2,1 आ रहा है, एक रिलेशन है आर आर आर, इसको बोल दो R1 बोल दो, चलो R1 एक रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक है। भाई 1,2 आ रहा है तो 2,1 आ रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर पेयर आ रहा है। इसमें क्या है भाई 1,1 ही नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और 1,2 आ रहा था, 2,1 आ रहा था, मतलब कि इसका एक जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा वाला एलिमेंट है वो किसी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट हो रहा है, तो भाई यहां पर इन दोनों का भी एक एलिमेंट बनना था, मतलब 1,1 को एक और बार बिलोंग करना था ट्रांजिटिव करवाने के लिए भी इसको, बट वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे भाई कैसा है ये, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अरे यार ये कैसे प्रश्न पूछ ले इनने, ठीक है, क्या करूं यार, सब याद ही नहीं, मेरी याद ही नहीं, छोटी बच्ची है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, छोटी बच्ची है एकदम। मैंने आपको एक चीज बोली थी, ट्रांजिटिव अगर रिलेशन बनाना है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना है, कोई भी सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दो, बन जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे R2 में कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर, इसमें जो भी दिख रहा है ना कोई भी ले लो, 2,3 ले लो, ये ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक है क्या, तो आप बोलोगे नहीं भाई 2,3 आ रहा, 3,2 को भी आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव है क्या, ना तो 1,1 है, ना तो 2,2 है, ना तो 3,3 है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है भाई। एवरी एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद इटसेल्फ, और भाई कोई भी रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं आ रहा है, तो ना तो सिमेट्रिक है ना तो रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्यों है ट्रांजिटिव, वो कंडीशन तो आ ही नहीं रही, A, B आ रहा है तो B, C आ रहा है, और A, C आना चाहिए। मैंने हमेशा बोला है अगर दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब 2,3 आ रहा है लेकिन और कोई भी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जहां पर 3,2 आ रहा हो, या 3,3 आ रहा हो, या 3, समथिंग कुछ भी आ रहा हो, जहां पर 3 से शुरुआत हो रही हो, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। सेकंड वाला ही हमारा केस जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो थर्ड को देखने नहीं जाना है, बोलना है हाँ ट्रांजिटिव है।
कहीं पर अगर सेकंड वाली चीज फुलफिल हो रही तो फिर तीसरी होने की जरूरत पड़ जाती है, तब वो भाई जरूरी हो जाता है कि होना चाहिए। बट अब सेकंड वाला नहीं हो रहा है तो थर्ड को देखने मत जाओ, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव चाहिए है तो सबसे पहले तो भैया R3 में रिफ्लेक्सिव बना लो, सारे के सारे एलिमेंट्स को खुद से एसोसिएटेड कर दो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक चाहिए है, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलो तो देखते हैं यार, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। सारे रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। 1, 1 का तो उल्टा भी यही होगा, 2, 2 का तो उल्टा भी यही होगा, 3, 3 का भी उल्टा भी यही होगा। हर एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड भी है। 1, 2 तो उसका उल्टा 2, 1 आ रहा है, 2, 3 तो उसका उल्टा 3, 2 आ रहा है। तो हर रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। ट्रांजिटिव है, हर एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, हर एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड है। सिमेट्रिक है, हाँ है भाई, हर के रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। बट क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए आप देखोगे, यहां पर ध्यान दोगे, ये 1, 2 आ रहा है, ये 2, 3 आ रहा है। ठीक है, आप यहां पर बोलोगे 1, 2 बिलोंग्स टू R। इसका जो रीजन है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। रीजन मैं लिखूंगा कहां पर? थर्ड वाले का यहां पर। भैया 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R। यहां पर जहां खत्म हो रहा है 2 पर, वहां से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर शुरू हो रहा है, तो 1, 3 को बिलोंग करना चाहिए था R को। बट दिख रहा है कि 1, 3 बिलोंगिच नहीं कर रहा R को। तो मतलब क्या समझ में आया? तो मतलब ये समझ में आया कि भैया ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? शाबाश। तो भाई यहां पर ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, सिमेट्रिक है, हाँ है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब आते हैं फोर्थ पर, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये नहीं लिखता, सिर्फ इतने पे छोड़ देता रिफ्लेक्सिव पे, तो क्या होता? तो हमेशा याद रखना, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है और वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव भी होता। ठीक है, चलो तो दूसरे में रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं चाहिए। R4 में रिफ्लेक्सिव तो सबसे पहले बना ही लो, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो ट्रांजिटिव चलेगा इनको, ठीक है, बट सिमेट्रिक नहीं चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो मैं एक यहां पर बना देता हूं 3, 1। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे भाई 3, 3 है, 3, 1 है। ठीक है, 3, 3 है, 3, 1 है, तो 3, 1 को यहां पर आना चाहिए था, तो वो ऑलरेडी आ रहा है। एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा, भाई 3, 3 है, यहां पर स्टार्ट एंड किससे हो रहा है? 3 से। यहां पर स्टार्ट हो रहा है 3 से। सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्डर्ड पेयर अपन का पेयर अब हमें दिख रहा है जहां पर जिस एलिमेंट से खत्म हो रही है और दूसरे में उससे स्टार्टिंग हो रही है, 3 वाला। ठीक है, तो भाई 3, 3 है, 3, 1 है, तो यहां पर किसको आना चाहिए था? इसके पहले और इसके लास्ट वाले को, और वो बना तो 3, 1 ही रहा है, वापस से वहीं पर घूम के आ रहे हो आप, यानी ट्रांजिटिव है ये। यहां पर बाकी सारे 1, 1 तो कोई दूसरा ऑर्डर पेयर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2, 2 कोई दूसरा ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 3, 3 क्या कोई सा ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। ठीक है, हाँ हो रहा है भाई। तो अब यहां पर आपने बोला कि अगर 3, 3 देख रहे हैं आपने, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर इसके पहले और इसके लास्ट वाले को पेयर बनाना चाहिए था, तो वो बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, 3, 1 आ रहा है। अब देखो ये 3, 1 किस पे खत्म हो रहा है? 1, 1 पे खत्म हो रहा है, और यहाँ 1, 1 स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। अगर यहां पर आप लिखोगे कि भाई 3, 1 है ये वाला, और दूसरा जो चालू हो रहा है 1, 1 है, तो 3, 1 आना चाहिए, वो ऑलरेडी आ रहा है। घूम फिर के आप किस पे पहुंच जा रहे हो? 3, 1 पे पहुंच जा रहे हो। तो हाँ भैया, अगर A, B है, B, C है, तो C, A आ रहा है, देयरफॉर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव ये है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है क्या? तो आप क्या बोलोगे भाई यार यहां पर कि फोर्थ वाला जो है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फोर्थ में बोलोगे आप क्या कि as 3, 1
belongs to R, but 1,3 does not belongs to R, therefore it is not symmetric. सिमेट्रिक है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो जो बोला गया था हमसे वो हमने कर दिया है प्रूव, ठीक है। अब फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला देखो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए है, तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, तो ये जो तीन चीजें ये तो नहीं चाहिए। सिमेट्रिक चाहिए, मैं बनाता हूं 1,2 2,1, ठीक है, और एक बना देता हूं 1,1, हो गया ये खत्म। क्यों 1,2 आ रहा है, 2,1 आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, 1,1 का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर तो 1,1 ही होगा, मतलब सिमेट्रिक हो गया। जितने ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है सबका रिवर्स मौजूद है। अब यहां पर बात करते हैं, हम बात करें भाई कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में आप देखोगे ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे चालू हो रहा है, तो इसका पहला और इसके लास्ट वाले को बनाना चाहिए था पेयर, बना रहे हैं, 1,1 आ रहा है, ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 2,2 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, 2,2 does not belongs to R, therefore it is not reflexive. तो सारे ही एग्जांपल्स आपने बना लिए और आप खुद सोचकर भी बना सकते हो यार, आप बहुत आसानी से। इसके मतलब मल्टीपल आंसर्स होंगे, बहुत सारे आंसर्स यहां पर आप अलग अलग निकाल सकते हो सकता है आपने कुछ और निकाला हो, मैं कुछ और निकाल रहा हूं, ठीक है, अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन ये सारे सही हैं, आपने जो निकाले होंगे वो भी सही होंगे, ठीक है। क्लियर करें तो जो कंडीशन यहां पर दी गई थी हमने सब बना ली हैं। चलो तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। यहां पर हम अच्छे सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन तक हमने सारे पार्ट भी उसके कर लिए, मतलब बहुत सारे पार्ट थे उसमें, देखा जाए तो 15-16 क्वेश्चन आपने यहीं पर प्रैक्टिस कर ली है। तो ये था पार्ट 2। अब इसकी एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए एक और पार्ट लगेगा, उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो भाई मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करना, हर एक कॉन्सेप्ट को साथ में समझते हुए चलना। एंड में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको ऐसी कोई सी चीज नहीं होगी जो नहीं बनेगी। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन पर कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए इस वीडियो पर मेरे और स्टेप अप एकेडमी की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत सारा, और ऐसे ही जुड़े रहें। अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊंगा और बचे हुए क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।